गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे मेज का। दैट मीन्स कि आज का सेशन कंप्लीट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और आपको बता देना चाहता हूँ कि इनके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, सो आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पढ़ते हैं मेज का। और उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जब भी आप कोई क्रॉप्स को पढ़ते हैं ना, जब भी किसी भी क्रॉप्स को, चाहे वो आपका ऑर्नामेंटल क्रॉप्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे वो आपका फ्लोरिकल्चर हो, तो आप सबसे पहले ना उस प्लांट्स का कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को एक बार देख लीजिए कि कहाँ पे क्या है। क्योंकि जब तक आपको मॉर्फोलॉजी क्लियर नहीं होगा तब तक आप सही से पैकेज और प्रैक्टिसेस समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ कि यार टेसल क्या होता है, सिल्क क्या होता है, तो आपको पता ही नहीं है कि टेसल किसको बोलते हैं, सिल्क किसको बोलेंगे, तो फिर बात अब बनेगी नहीं। तो हम लोग पहले मेज़ है उनके मॉर्फोलॉजी को देखेंगे, फर्दर हम लोग मूव करेंगे पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पे। ठीक है, तो देखिए इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं टेसल, और टेसल जो होता है वो मेल पार्ट होता है फ्लावर मेज का। ठीक है, और इसी को हम तोड़ देंगे। आप जस्ट यहाँ पे क्या किया है, इसको एक टेसल को तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद इसमें आपको क्या दिखाई पड़ेगा, एंथर दिखाई पड़ेगा और ग्लूम्स दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, फिर आपको नीचे की तरफ आएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा टेसल इंटरनोड। ठीक है, और आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि जो फ्रूट्स लगा हुआ है इसमें, और फ्रूट्स के जो ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, हेयर लैक अपीयरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसको हम सिल्क बोलते हैं, और ये फीमेल पार्ट होता है। तो आप याद रखिएगा, मेल पार्ट ऑफ मेस हम बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा टेसल, और अगर हम फीमेल बोलेंगे तो वो हो जाएगा आपका सिल्क। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ईयर दिखाई पड़ रहा है। फिर इस फ्रूट्स के हमने एक सीड को बाहर निकाला तो वो ऐसा दिखाई पड़ता है ना। ये लिफ ब्लेड है, ये फिर हमारा लिफ सेथ है, ये टीलर्स है, और इसके यहाँ पे क्या है, ब्रेस रूट, जिसको हम लोग प्रॉप रूट के नाम से भी जानते हैं, और फर्दर ये रूट है। ठीक है, तो ये एक मेज़ के प्लांट का कंप्लीट मॉर्फोलॉजी है। देखिए, मेरा बताने का सिर्फ यहाँ पे ये सेंस था कि आप जान लो कि टेसल किसको बोलते हैं और सिल्क किसको बोलते हैं। एटलीस्ट ये आपको कोई भी पूछ देगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पे। फ्रेंड्स, हम लोग अब पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि मेज़ का कॉमन नेम क्या होता है, तो मेज़ का कॉमन नेम मेज़ होता है, या फिर उसको लोग मकई बोलते हैं। ठीक है, इनका बोटेनिकल नेम क्या होता है, जिया मेज़ होता है। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको याद हो गया कि भाई मेज़ का कॉमन नेम क्या है, मेज़ ही है, या फिर मकई बोलते हैं लोग। बोटेनिकल नेम क्या है, जिया मेज़ है, और फैमिली क्या है, पोएसी है। ठीक है, और चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बात कर लेते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वीट का देखा था, तो अगर मैं बोलूं कि भाई कि मेज़ का ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, तो सेंट्रल अमेरिका या फिर मैक्सिको इसका ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, और इनकी क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n=20 होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा कि मेज़ जो होता है ना, वो प्रोटोएंड्रस होता है। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोटोएंड्रस? प्रोटोएंड्रस का मतलब ये होता है ना कि यहाँ पे जो मेल पार्ट होंगे, अब आपको मैंने बताया था मेल पार्ट क्या होता है, टेसल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टेसल होता है वो पहले मैच्योर कर जाता है। ठीक है, दैट मीन्स कि प्रोटोएंड्रस का मतलब होता है कि जो मेल पार्ट्स होंगे वो पहले मैच्योर हो जाएंगे एज कम्पेयर टू फीमेल पार्ट्स। और अगर प्रोटोगाइनस लिखा हुआ होगा, दैट मीन्स कि जो फीमेल पार्ट्स होंगी वो पहले मैच्योर हो जाएंगे एज कम्पेयर टू मेल पार्ट्स। ठीक है, तो मेज कैसा प्लांट होता है, प्रोटोएंड्रस होता है। दैट मीन्स कि मेल पार्ट जो होता है वो पहले मैच्योर कर जाता है। और ये मोनोसियस प्लांट होते हैं। देखिए, दो वर्ड होता है, एक होता है मोनोसियस, एक होता है डायोसियस। मोनोसियस कहने का सेंस ये हुआ कि इसमें मेल और फीमेल एक ही प्लांट्स में होंगे। ठीक है, डायोसियस का मतलब क्या होता है कि मेल अलग होगी, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगी। ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायोसियस। ठीक है, बट ये मेज कैसा होता है, मोनोसियस होता है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए कि भाई मेज के अंदर मेल और फीमेल एक ही प्लांट में है, फिर क्रॉस पॉलिनेशन क्यों हो रहा है? भाई यहाँ पे तो सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए था ना, बट क्रॉस क्यों हो रहा है? आप दिमाग लगा पा रहे हो या आप सही सोच रहे हो? क्योंकि सर यहाँ पे जो मेल होता है ना वो पहले मैच्योर कर जाता है एज कम्पेयर टू फीमेल। अब क्योंकि मेल मैच्योर है, फीमेल मैच्योर नहीं है, तो कैसे फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, और हम बात करें तो मेज कैसा होता है, शॉर्ट डे प्लांट होता है। और इनका जर्मिनेशन की बात करें तो ये हाइपोजियल जर्मिनेशन को शो करता है। C4 प्लांट है, और मेज के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम बोलते हैं जिन।
ठीक है। और याद रखिएगा कि जो मेज का सीड होता है ना, आपको येलो ही दिखाई पड़ेगा। क्यों, ये आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ कि भाई जो मेज का सीड होता है वो येलो कलर का दिखाई पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ जियाजेंथिन। ठीक है, तो पिगमेंट क्यों येलो होता है, तो याद रखिएगा उसको जियाजेंथिन के वजह से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करें कि जो मेज़ के अंदर प्रोटीन कंटेंट होता है ना, वो कितना होता है, 10% होता है। और इनमें ऑयल का जो मात्रा होता है वो थोड़ा सा होता है, 4 to 5% होता है। बट इसमें ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है ना। और जो रवि मेज़ होता है ना, वो एक्सटेंसिवली हम बिहार में ग्रो करते हैं। और आपको पता है कि भाई मेज़ को हम लोग क्वीन ऑफ सीरियल बोलते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि भाई किंग ऑफ सीरियल्स किसको बोलते हैं। क्वीन तो पता चल गया आपको, मेज़ को बोलते हैं, तो किंग किसको बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए OPEC 2 लोग पहले ना, देखिए आप एक सुने होंगे, जब वीट हब में आपको पढ़ा रहा था तो बताया था मैं आपको कि नोरेंटेन जो पहले एक इसको एज अ वैरायटी बनाया गया था, बट इसको किसी फार्मर ने नहीं कल्टीवेट किया, तो फर्दर वो रिसर्च पर्पज से यूज़ होने लगा और उसको एज हम जिन कंसिडर करने लगे। तो OPEC 2 भी क्या था, एक वैरायटी था जिसको डेवलप किया गया था, बट फर्दर इसको भी उतना कल्टीवेशन पर्पस में नहीं लाया गया। फर्दर ये एज अ जिन इसको हम यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि OPEC 2 जीन जो होता है ना, इसके मदद से हम लाइसिन रिच प्रोटीन वैरायटी डेवलप करते हैं। मतलब कि OPEC 2 अगर आपके पास जीन अवेलेबल है तो इसकी मदद से आप लाइसिन रिच प्रोटीन वैरायटी डेवलप कर सकते हो, जैसे कि शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, ये वो वैरायटी है जिसको OPEC 2 की मदद से डेवलप किया गया। और इसमें जो है ना वो लाइसिन रिच प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और एक याद रखिएगा कि इसमें ना जिंक की डेफिशिएंसी सबसे कॉमन देखने को मिलती है। अगर मेज़ के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उनके जो लीफ होते हैं ना, आप उस लीफ को देखिएगा तो ऊपर की तरफ स्लाइटली आपको वाइट वाइट कुछ पेचेस दिखाई पड़ेंगे। तो वाइट बड जो होता है ना, वो जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। किस में, मेज़ में। ठीक है, भूलिएगा नहीं। 9, अब देखिए कि जितने भी आपके सीरियल्स क्रॉप्स होते हैं, चाहे आपको आपके वो राइस है, चाहे वो आपके वीट है, चाहे वो आपका मेज़ है, तो जितने भी सीरियल्स क्रॉप होते हैं ना, उनमें आपका जो ट्रिप्टोफेन और लाइसिन, ये 2 अमीनो एसिड होता है जो कि ह्यूमन के लिए अच्छा होता है, ये अच्छा माना जाता है। ठीक है, ट्रिप्टोफेन और लाइसिन, तो ये उसमें डेफिशिएंट होता है। मतलब जितने सीरियल्स हैं उसमें आपको ट्रिप्टोफेन, लाइसिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, बट मेज़ के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा जीन। और ये येलो कलर क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ जियाजेंथिन। ठीक है, नो अब कॉप्स ने मेज़ को फर्दर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, हम लोग 1 बाय 1 एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे। जैसे पहला है आपका फ्लिंट कॉर्न। तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कोई कॉर्न कल्टीवेट किया जाता है तो वो है आपका फ्लिंट कॉर्न। फ्लिंट कॉर्न को हम लोग इंडियन कॉर्न भी बोलते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, जियामेज इंडोरेटा। ठीक है, और इनका देखेंगे ना तो इसका इंटायर आउटर पोर्शन जो होता है कर्नल का, वो हार्ड होता है। और मोस्टली कल्टीवेट कहाँ किया जाता है, इंडिया के अंदर। तो ये चीज़ कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई जो आप पढ़ के आए हो कॉप्स क्लासिफिकेशन मेज़ का, तो मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी ऐसी कॉर्न है जो कि इंडिया में कल्टीवेट किया जाता है। तो आप याद रखिएगा फ्लिंट कॉर्न जो है वो इंडिया में कल्टीवेट किया जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा वो अगर घुमाना चाहेगा तो वो डायरेक्ट फ्लिंट कॉर्न ना लिख के उसका साइंटिफिक नेम दे देगा, तो आप साइंटिफिक नेम भी याद कर लीजिएगा साथ में। ठीक है, फ्लिंट कॉर्न का साइंटिफिक नेम क्या होता है, जियामेज इंडोरेटा। अब इसको आप याद करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि इंडोरेटा दैट्स मीन्स क्या क्या बोलना चाह रहा है, इंडिया की बात करना चाह रहे हैं ना। तो ये क्या ज़्यादा कल्टीवेट कहाँ होता है, इंडिया के अंदर होता है। और इनका आउटर पोर्शन देखेंगे, जो कर्नल मैंने बताया था सीड्स को बोलते हैं, तो इनके आउटर पोर्शन क्या होता है, कम्प्लीटली हार्ड होता है। ठीक है, दूसरा आता है डेंट कोर। डेंट कोर जो होता है वो उसका साइंटिफिक नेम क्या है, जियामेज इंडिएंटेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और डेंट कोर की अगर हम बात करें तो ये आपका यूएसए के अंदर, इसके बाद ध्यान सुनिएगा, फ्लिंट कॉर्न कहाँ है, इंडिया के अंदर। और डेंट कॉर्न जो होता है वो यूएसए के अंदर 90 to 95% कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, इसका यूज़ हम लाइव स्टॉक पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। उनकी जो अलग अलग कलर का ये होता है, जैसे कि येलो हो गया, वाइट हो गया, रेड हो गया। बट आपको इसमें याद ही सिर्फ इतनी करनी है कि जो डेंट कॉर्न है वो यूएसए के अंदर कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, स्वीट कॉर्न की अगर बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है जियामेज
सेकेरेटा, और ये स्वीटेस्ट टेस्ट होता है, मतलब ये मीठा होता है। इसको ना हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं प्री मेच्योर, मतलब जैसे मेच्योर हुआ तो मेच्योर से पहले इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि आप किसी चीज़ को ना मेच्योर से पहले हार्वेस्ट करेंगे तो उसमें स्टार्च काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है, शुगर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो वो चीज़ आपको मीठा लगेंगी। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। और जो स्वीट कॉर्न होते हैं ना, इसको हम लोग फूड पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, वो लोग इसको यहाँ पे बहुत चाव से खाते भी हैं। येलो कलर का आपको दिखाई पड़ेगा, और ये गुड सोर्स होता है एनर्जी का, विटामिन सी का और विटामिन ए का। ठीक है, समझ में आया। नो, आगे हम बात करते हैं आपका फ्लर कॉर्न की। तो फ्लर कॉर्न जो होता है ना, वो इसमें आपका साइंटिफिक नेम क्या होता है, जियामेस एमाइलिसिया है ना। और यहाँ पे जो कर्नल होते हैं वो लार्जली लार्ज साइज़ के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और इसमें आपका स्टार्च बहुत ही कम अमाउंट में होता है, ये उतने हार्ड नहीं होते। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसका मोस्टली यूज़ हम लोग फिलर बनाने के लिए करते हैं। पॉपकॉर्न की बात करें तो इसका होता है जियामेज एवरेटा, और ये कुछ नहीं है, इससे आप इसका सिंपल से क्या होता है, इससे मान के चलिए आपने जो मेज़ था उसका कर्नल को लिया, कर्नल को लेने के बाद उसमें 170 डिग्री सेल्सियस पे उसको हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या होता है कि उसके जो मॉइस्चर होंगे वो हट जाएंगे। अब मॉइस्चर हटेगा तो फिर स्टीम बनेगा, और स्टीम बनने की वजह से क्या होता है, उसमें प्रेशर बनता है, प्रेशर बनने की वजह से क्या होता है, वो एक्सप्लोजन करता है, फटता है। आप खाए हो ना पॉपकॉर्न, तो देखे होंगे पॉपकॉर्न बनते हुए कैसे फटता है वो, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, पॉपकॉर्न वाली कहानी। ठीक है, और ये जो होता है ना पॉपकॉर्न, एक बार पूछा था क्वेश्चन कि जो पॉपकॉर्न होता है ना वो किसके सिमिलर होता है, तो याद रखिएगा जो पॉपकॉर्न होता है ना वो फ्लिंट कॉर्न के समान होता है। सिर्फ एक्सेप्ट क्या होता है कि जो फ्लिंट कॉर्न होता है वो हार्ड, इनके जो इंडोस्पर्म होते हैं वो हार्ड होते हैं, और इनके जो कर्नल्स होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं। ठीक है, बाकी एवरीथिंग जो है वो सिमिलर होता है। वैक्सीकॉर्न का जो बोटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है, जियामेज सेरेटिना, और इसका यूज़ हम लोग मोस्टली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं, और जैसे कि वैक्सेस गम्स वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आया। और पॉडकॉर्न की बात करें तो इसका होता है जियामेज जूनिकेटा, और ये हस्क प्रिमिटिव टाइप का होता है। करते हैं इनके क्लाइमेट की, तो जो मेज़ होते हैं ना वो वार्म वेदर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और मतलब इनको वार्म वेदर चाहिए, है ना। और जो खरीफ सीज़न होता है, जैसे कि आप देखेंगे जो नॉर्दर्न इंडिया वाला पार्ट्स है, जैसे कि आपका झारखंड हो गया, तो यहाँ पे जो खरीफ सीज़न में इसको कल्टीवेट किया जाता है। इसके और भी अलग अलग सीज़न है, कोई रबी सीज़न में भी कर लेते हैं, तो ये मतलब मोस्टली तीनों सीज़न में इसको कल्टीवेट करते हैं। बट जो नॉर्दर्न इंडिया वाला पार्ट्स है वो उसमें ये खरीफ सीज़न में करते हैं। जैसे कि जब फर्स्ट रेनफॉल होता है ना, खरीफ सीज़न का जो पहला रेनफॉल होता है, उस दौरान इसको हम कल्टीवेट कर देते हैं, है ना। और मोस्टली जर्मिनेशन से फ्लावरिंग के समय इसको हल्की मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है, और थोड़ा वार्म वेदर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसलिए जो नॉर्दर्न इंडिया वाले लोग होते हैं उसको फर्स्ट इरिगेशन जैसे ही पहली बारिश होती है उसी टाइम इसको सोइंग कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो सबसे कम 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्टिमम की बात करें तो 32 से 35 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट होती है, और मैक्सिमम 40 to 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इससे ऊपर जाएगा तो शायद उनकी जो ईल्ड है वो अफेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो टेम्परेचर का रेंज याद रखिएगा, ऑप्टिमम 32 से 35 डिग्री सेल्सियस की होती है ना। और बोला है कि द टेम्परेचर शुड बी 24 to 30 डिग्री सेल्सियस और सूटेबल फॉर मेज ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर सूटेबल होता है वो है आपका 24 से 30 डिग्री सेल्सियस, या फिर 32 से 35 भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर बोलता है दी अप्रोप्रिएट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग एंड ग्रेन प्रिपरेशन, जब उसमें ग्रेन बन रहे होते हैं, कर्नल्स बन रहे होते हैं, जब उनमें फ्लावरिंग हो रहा होता है, तो उस टाइम जो टेम्परेचर चाहिए वो कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। उसमें हल्का मॉइस्चर होना चाहिए और स्लाइटली वार्म वेदर होनी चाहिए। ठीक है, ये फ्लावरिंग और ग्रेन की जो प्रिपरेशन होती है उसको ये इन्हांस करता है, इसको इन्फ्लुएंस नहीं करता। ठीक है, समझ में यहाँ तक। तो ये टेम्परेचर का आप रेंज याद रखिएगा। अब नॉर्मली आपको दो ही चीज़ याद रखना है कि जो टेम्परेचर मेज के लिए बेटर होता है वो 24 से लेके आप 35 तक याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब उनमें फ्लावरिंग या फिर ग्रेन प्रिपरेशन हो रहा होता है उस टाइम इनको वार्म वेदर, स्लाइटली मुझसे मॉइस्चर होना चाहिए, और 25 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सॉइल की बात करें तो जो मेज़ होता है वो वेल ड्रेन सैंडी लोम सॉइल इनके लिए बेटर होता है, और सिल्टी लोम सॉइल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि
थोड़ा ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, सैंडी लोम टू सिल्टी लोम सॉइल होनी चाहिए। और ये जो क्रॉप होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है वाटर लॉगिंग से, ठीक है। अगर वाटर लॉगिंग हो भी गया तो इसको ये दिक्कत कर जाएगा। जैसे को होता है ना, दो वर्ड होता है, एक होता है टॉलरेंट, एक होता है सेंसिटिव। टॉलरेंट का मतलब अगर एक्सट्रीम कंडीशन आ भी गया तो उसको टॉलरेट कर लेगा, कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन सेंसिटिव की बात करें तो अगर हल्का से भी उसमें वाटर लंबे समय तक रह गया तो ये क्या करेगा, उसको ये अफेक्ट कर देगा। बहुत सेंसिटिव होते हैं ये वाटर लॉजिन से, ठीक है। तो आपको अच्छा खासा ड्रेनेज की फैसिलिटी देनी पड़ेगी ताकि उसमें वाटर लंबे समय तक स्टैंडिंग ना करे, ठीक है। तो इसलिए मैं ऊपर बोला ना कि जो मेज़ होता है उसके लिए बेस्ट सॉइल कौन सा होता है, सैंडी लोम सॉइल, क्योंकि इनमें जो ड्रेनेज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। आपको अच्छी खासी ड्रेनेज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है। और इनकी जो पीएच की रिक्वायरमेंट होती है वो 5.5 टू 7.5 के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। और चलिए इनके कुछ हम एक्चुअली इसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, बट मैं आपको बता देता हूँ। इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो टेसल होते हैं, सिल्क होते हैं। टेसल जो होते हैं वो मेल पार्ट होते हैं और सिल्क जो होती है वो फीमेल पार्ट होती है, ठीक है। टाइम ऑफ सोइंग की बात करें तो देखिए अगर आप, मैंने आपको बताया कि ये वो क्रॉप है जिसको आप तीनों सीजन में कल्टीवेट कर सकते हो, चाहे वो रबी हो, चाहे वो जायद हो, चाहे वो खरीफ हो। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे इसको सोइंग करते हैं। अगर आप रबी में इसको सोइंग कर रहे हो तो कब करेंगे, बिटवीन अक्टूबर से लेके लास्ट नवंबर तक, ठीक है। मतलब कि अक्टूबर के बीच से आप लास्ट नवंबर तक में इसकी सोइंग कर दीजिए अगर आप रबी में कर रहे हो। अगर आप जायद में कर रहे हो तो फरवरी टू मार्च में कर दीजिए, और अगर आप खरीफ में कर रहे हो तो जून टू जुलाई के बीच में इसकी सोइंग कर दीजिए, ठीक है। नो, अगर मेथड ऑफ सोइंग की बात करें तो मोस्टली इसको हम लोग 3 मेथड से सोइंग करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग भी कर देते हैं, कई बार इसमें हम रॉ मेथड से यूज़ करते हैं, मतलब रॉ बना के लगाते हैं। कई बार इसको हम डिबलर के माध्यम से भी क्या करते हैं, सोइंग कर देते हैं। सीड रेट की बात करें तो अगर हम खरीफ में लगा रहे हैं तो 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर माना जाता है सीड रेट। अगर आप हाइब्रिड में लाए हो तो 25 केजी पर हेक्टेयर। अगर फॉडर पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो 40 टू 45 केजी पर हेक्टेयर। याद रखिएगा, इसको एफओ ने पूछा था कि अगर आप मेज़ को एज अ फॉडर पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो तो सीड रेट कितनी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, फॉडर पर्पस के लिए जब हम यूज़ करेंगे तो सीड रेट काफ़ी ज़्यादा चली जाएगी, कितनी, 40 टू 50 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। अगर आप कंपोजिट वैरायटी का यूज़ कर रहे हो तो 18 टू 20 केजी पर हेक्टेयर हो जाएगा। अगर आप जायद में इसकी कल्टीवेशन कर रहे हो तो फिर 20 टू 25 केजी पर हेक्टेयर फॉर क्रॉप पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि खरीफ के लिए कितना सीड रेट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप हाइब्रिड में यूज़ कर रहे हो तो कितनी सीड रेट की रिक्वायरमेंट होगी, अगर फॉडर पर्पज़ के लिए कर रहे हो तो कितनी होगी। तो बस इतनी आपको एक पॉइंट याद रखना कि जब भी आप मेज़ का कल्टीवेशन कर रहे हो फॉर द फॉडर पर्पज़ तो इनकी सीड रेट सबसे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। नो, अब हम बात करें इरीगेटेड मेज़ की, तो जब इरीगेटेड मेज़ कल्टीवेट कर रहे हो दैट मीन्स कि वहाँ पे आपका इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध है, अच्छा खासा इरिगेशन है, अच्छी खासी मतलब वहाँ पे रेनफॉल होती है। तो उस कंडीशन में जो आप सीड रेट रखेंगे तो ग्रेन तो आपका 20 केजी पर हेक्टेयर हो जाएगा। अगर आप बेबी कॉर्न लगा रहे हो, अभी बेबी कॉर्न क्या होता है मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, फिलहाल अभी आप समझ लीजिए कि अगर आप ग्रेन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो और अगर वहाँ का जो वेदर है वो इरीगेटेड है, वहाँ के लोग जो है वो वहाँ पे अच्छी खासी रेनफॉल हो जा रही है, तो फिर उस कंडीशन में हमको जो सीड रखना है वो 20 केजी पर हेक्टेयर, और अगर आप बेबी कॉर्न लगा रहे हो तो 25 केजी पर हेक्टेयर। और जो स्पेसिंग रखनी है वो 60 इंटू 25, मतलब रो टू रो 60 होना चाहिए और प्लांट टू प्लांट 25 होना चाहिए, ठीक है। और अगर रेनफेड है, मतलब मानसून पे डिपेंड है, वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, लोग मानसून पे डिपेंड है, तो उस कंडीशन में जो आपका सीड रेट होगा वो हाइब्रिड के लिए 20 केजी पर हेक्टेयर हो जाएगा। और अगर आप कोई और वैरायटी यूज़ कर रहे हो जो हाइब्रिड नहीं है तो उसके लिए फिर आपका 25 केजी पर हेक्टेयर हो जाएगा। और स्पेसिंग करेंगे तो 45 टू 20 सेंटीमीटर, तो रो टू रो 45 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हम अब बात करते हैं क्रिटिकल स्टेज फॉर द ग्रोथ, मतलब कुछ ऐसे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल स्टेज। क्रिटिकल स्टेज कहने का मतलब ये हुआ जैसे होता है ना कि यार वो बहुत क्रिटिकल है, दैट मीन्स कि वो बहुत ही उसकी बहुत केयर की ज़रूरत है, बहुत ही उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। अगर आप उस टाइम पे उसकी अच्छे से देखभाल नहीं करोगे तो वो उनकी क्या हो जाएंगी, डेथ हो सकती है, आपका प्लांट मर सकता है, ठीक है। तो क्रिटिकल स्टेज करने का मतलब ये हुआ कि ये वो पीरियड होता है या वो टाइम होता है जहाँ पे प्लांट्स को मैक्सिमम केयर की रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पे आप प्रॉपर अमाउंट में वाटर चाहिए तो आप वाटर दे दीजिए, वहाँ पे प्रॉपर अमाउंट पे आपको फर्टिलाइज़र डालना है तो फर्टिलाइज़र डाल दीजिए,
ठीक है, तो वो ये होता है क्रिटिकल पीरियड। तो अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन एप्लीकेशन की, मतलब आपको नाइट्रोजन कब डालना है, तो उसकी जो क्रिटिकल स्टेज होता है वो आपका जर्मिनेशन होता है, नी हाई होता है और टेस्लिंग स्टेज होता है। ये 3 स्टेज होता है जहाँ पे आपको नाइट्रोजन का एप्लीकेशन या फिर नाइट्रोजन आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन के लिए आपका क्रिटिकल स्टेज होता है। अगर हम वाटर के लिए बात करें तो वाटर के लिए जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होता है वो टेस्लिंग के इन बिटवीन टेस्लिंग और सिल्किंग स्टेज, मतलब टेस्लिंग और सिल्किंग स्टेज के बीच वाला जो पीरियड होता है ना, वहाँ पे आपको इरिगेशन देने की ज़रूरत है, आपको वहाँ पे इरिगेशन देना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो। नौ, डेप्थ की बात करें तो अगर आप डिबलर यूज़ कर रहे हो या फिर सीड्रिल यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए एटलीस्ट आपको 4 सेंटीमीटर का डेप्थ रखना पड़ेगा। और रूट सिस्टम की बात करें तो इसको पता है कि जिसमें आपको पहले ही बताया था कि मेज़ के अंदर फाइब्रस रूट होता है और ये रूट डीपली भी पेनिट्रेट करते हैं लेकिन उतना डीप नहीं करते, है ना, समझ रहे हो। ठीक है, और इसमें इनके जो रूट होते हैं वो इनके लाइफ साइकिल में 3 रूट आते हैं। सबसे पहले इसमें आता है क्राउन रूट। ठीक है, फर्दर ये क्या होता है कि ये क्राउन रूट आपका स्टार्टिंग फेज में कुछ समय के बाद ये हट जाता है। फिर आता है सेमिनल रूट, फिर आपका आता है ब्रेस्ट रूट या फिर इसको हम क्रॉप रूट बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। 9, हम बात करते हैं अब टोटल वाटर रिक्वायरमेंट, मतलब कि इनके पूरे लाइफ साइकिल में कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो 500 टू 600 mm की इसको रिक्वायरमेंट होती है। और कुछ इंपॉर्टेंट इनकी वैरायटीज़ हैं जिसको आप पढ़ लीजिएगा, आपको पीपीटी हम शेयर कर देंगे। तो देखिए, अगर हम फॉडर मेज की बात करें तो अफ्रीकन टॉल J1006, तो ये कुछ ऐसे वैरायटीज़ हैं जो कि हम अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जिसको आप एक और देख लीजिएगा। ठीक है, आपको मैंने जस्ट बताया था कि ये जो वैरायटी है ना उसको भूलिएगा नहीं। लाइसिन रिच जो कंपोजिट वैरायटी है जिसमें आपका शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका ओपेक 2 जीन यूज़ करते हुए हम लाइसिन रिच प्रोटीनस वैरायटी को डेवलप किए। तो वो आपका शक्तिमान 1 है, शक्तिमान 2 है, HQPM1 है। तो ये HQPM जो है वो अब भूलिएगा नहीं, और शक्तिमान 1 2 मत भूलिएगा। ठीक है, कुछ डिजीज़ की बात कर लेते हैं हम लोग मेज़ के अंदर। तो इसमें लीफ ब्लाइट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हेड स्मट देखने को मिलेगा, है ना, आपका फिर चारकोल रॉट देखने को मिलेगा, और डॉनी मिल्ड्यू, क्रेजी टॉप, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंसेक्ट्स भी लगते हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। और अगर हम हार्वेस्टिंग की बात करें तो इनकी हार्वेस्टिंग 90 से 110 दिन में होती है। और मोस्टली फ्लावर आने, जैसे कि आपने सोइंग किया, सोइंग करने के 30 से 35 दिन के बाद क्या होगा, इसमें फ्लावर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर 60 से 70 दिन के बाद इसमें ईयर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर अबाउट 45 डे में ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। मतलब फिर फर्दर ये 20 to 25% मॉइस्चर इसमें होना चाहिए हार्वेस्टिंग के दौरान। तो आपको इतना रखना है कि सिर्फ इसका जो लाइफ साइकिल है वो 90 to 110 डेज़ का होता है। ठीक है, और फ्लावरिंग इसमें 30 से 35 दिन के बाद आते हैं। और इसमें जो ईयर्स फिर कौन आना स्टार्ट होता है वो आपका 60 से 70 दिन के बाद आना स्टार्ट होता है। फर्दर ये जब हार्वेस्टिंग करोगे तो इसमें 20 to 25% मॉइस्चर अवेलेबल होना चाहिए ग्रेन्स के अंदर। ठीक है, यील्ड की बात करें तो अगर आप हाइब्रिड सीड लिए हो तो आपको 50 to 60 क्विंटल पर हेक्टेयर रखना, इसका जो यील्ड आते हैं। कंपोजिट वैरायटी यूज़ कर रहे हो तो 40 to 45 क्विंटल पर हेक्टेयर आएगा। फॉडर पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो 300 to 400 क्विंटल पर हेक्टेयर। और एवरेज इंडिया की हम यील्ड की बात करें तो 2.75 टन पर हेक्टेयर। ठीक है, आप सोच रहे हो, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया का अगर ओवरऑल इंडिया का अगर हम एवरेज बात करें कि जो यील्ड है वो ओवरऑल कितना आ रहा है तो 2.75 टन पर हेक्टेयर। ठीक है, समझ रहे हो। नो, हम आप बात कर लेते हैं बेबी कॉर्न क्या होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बेबी कॉर्न। ठीक है, बेबी कॉर्न क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि बेबी, दैट मीन्स कि इसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं प्री इमेच्योर फेज, मतलब कि ये जब मेच्योर नहीं होता है, इसके दाने देखेंगे, उसको आप देखी भी कई बार नहीं बोलते हो आपकी, इसको हमने खींचा में हार्वेस्ट कर लिया। ठीक है, खींचा था कहने का सेंस ये हुआ कि वो मेच्योर नहीं हुआ था, अभी जस्ट उसमें कुछ ही सीड्स आए थे, कुछ ही कर्नेल्स आए थे, हमने उसको हार्वेस्ट कर दिया। ऐसा माना जाता है कि ये अंगर फिंगर लाइक अनफर्टिलाइज कोब होते हैं। ठीक है, जो कि 1 to 3 सेंटीमीटर इसमें इमर्ज सिल्क होते हैं। और फिर इसको हम जब ये इमेच्योर होता है, इसके जो कर्नल्स होते हैं उसको प्रेस करोगे ना तो अंदर मिल्क की, मतलब दूध की तरह कुछ ड्रॉपलेट्स बाहर आएंगे, तो उसको हम उस फेज़ में इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं।
ठीक है, मतलब बहुत ही इमेच्योर फेज में इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। और इनकी जब उस टाइम इनके जो साइज़ होता है वो 6 to 11 सेंटीमीटर का होता है, और जो डायमीटर होता है वो 1.0 to 1.5 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कि अब जो बेबी कॉर्न होता है उसको हम मैच्योर होने क्यों नहीं देते, उसकी इतनी पहले हम इसकी हार्वेस्टिंग क्यों कर लेते हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आप देखेंगे कि ये जो बेबी कॉर्न होता है ना, इसका यूज़ हम एज अ सैलेड में करते हैं। इसका यूज़ हम सूप बनाते हैं, मिक्स वेजिटेबल में इसका यूज़ होता है, पिकल्स के लिए। ठीक है, मुरब्बा बनाते हैं हम, इससे खीर बनाते हैं, हलवा बनाते हैं। तो बहुत सारी रेसिपी में हम इस कॉर्न को यूज़ करते हैं। अब आप सोचो ये कम्प्लीटली मैच्योर हो गया तो वो वाली जो आप सूप बनाओगे या फिर बाद में वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब इसको बहुत ही इमेच्योर फेज में हार्वेस्टिंग कर लोगे तो इसको आप इजीली सूप में, मिक्स वेजिटेबल्स में, पिकल्स में, अलग अलग प्रोडक्ट आप इजीली प्रोसेसिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बेबी कॉर्न को बहुत पहले हार्वेस्ट कर लेते हैं। और ऐसा माना जाता है ना कि ये जो बेबी कॉर्न होता है वो गुड सोर्स होता है कैल्शियम का, आयरन का, विटामिन्स का, है ना। सो इसको कंजप्शन करना चाहिए। और जो बेबी कॉर्न होता है उसको सबसे पहली बार कल्टीवेशन किया गया था थाईलैंड में। पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहली बार थाईलैंड में इसकी कल्टीवेशन की गई थी। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं जिसको हम बेबी कॉर्न के लिए पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे गोल्डन बेबी हो गया, मिर्डुला हो गया, ठीक है, MEH135 हो गया, HIM129 हो गया, VL42 हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं जो कि बेबी कॉर्न्स के पर्पस के लिए ही कल्टीवेट किया जाता है। और जो बेबी कॉर्न होते हैं इनका जो सोइंग टाइम होता है वो फरवरी टू सितंबर होता है। सूटेबल डिस्टेंस बात करें तो रो टू रो 45 सेंटीमीटर, प्लांट टू प्लांट होता है 20 सेंटीमीटर। और इनमें इरिगेशन की बात करें तो इनके लाइफ साइकिल में जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो 400 टू 450 ml होती है। और हार्वेस्टिंग की बात करें तो इसको हम बताए थे ना कि सोइंग के 45 टू 50 डेज़ के अप्रॉक्स में इसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। और जो ईल्ड आएगा वो आपका 15 टू 20 क्विंटल पर हेक्टेयर आता है। ठीक है, समझ रहे हो। दैट मीन्स कि ये बेबी कॉर्न, आप सोचो ना, बेबी मतलब क्या, बहुत ही सॉफ्ट होगा, है ना। बेबी क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होते हैं ना। तो जब भी इनके कर्नल्स काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, हार्डनेस बिल्कुल भी नहीं होता, जब बिल्कुल ही सॉफ्ट होता है तो उस फेज़ में हम लोग क्या करते हैं, इनकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। अलग अलग पर्पस के लिए मैंने बताया आपको कि जैसे इसका यूज़ हम लोग सैलेड में करते हैं, सूप के लिए, मिक्स वेजिटेबल में, अलग अलग इनकी प्रोसेसिंग करके हम लोग यूज़ करते हैं। मुरब्बा भी बनता है इसका। ठीक है ना, समझ रहे हो। तो दैट्स ऑल अबाउट वीट पैकेज ऑफ प्रैक्टिस हम लोग कंप्लीट देख लिए वीट का। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू क्रॉप्स। ठीक है, तो होप सो गाइस आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है या फिर कोई ऐसा रह गया जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम के डिस्कशन फॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम आपकी जो क्वायरी होंगे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स आप लोग डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ये नोट्स मैं वहीं पे शेयर करता हूँ, आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा और इजीली आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।